Hello everyone, welcome to Aryan Suguru. I hope you all are doing well. Let's start the Hindu editorial analysis. So the first editorial is not the way criminalizing adolescent sex will undermine the aim of POCSO Act. So basically जो आपके पास POCSO Act है, Protection of Children from Sexual Offence Act 2012 का, जिसको डिज़ाइन किया गया था to protect the children from sexual assault, sexual harassment and pornography. ये जो एक्ट है आपके पास वो क्रिमिनलाइज करता है सभी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को अंडर द 18 ईयर्स, इवन अगर कंसेंशुअल होता है बिटवीन द एडोलसेंट एज 16 to 18. राइजिंग मिसयूज़ है आपके पास कंसेंशुअल केसेस का, जो कोर्ट्स एंड एक्टिविस्ट जो हैं आपके पास उन्होंने फ्लैग किया है कि मिसयूज़ हो रहा है आपके पास पॉक्सो एक्ट का इन द केसेस इवन आपके पास कंसेंशस है तब भी. कॉन्फ्लिक्ट है आपके पास प्रोटेक्शन और ऑटोनॉमी के बीच में, एक तरफ टेंशन चल रही है सेफ गार्ड करने के लिए चिल्ड्रन को फ्रॉम अब्यूज़ और साथ में रिस्पेक्ट करने की इंडिपेंडेंस ऑफ मैच्योरिंग अडल्ट्स. नेक्स्ट आ जाइए लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन क्या है आपके पास. सो लॉ कमीशन की 2023 और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके पास रिपोर्ट रिकमेंड करती है कि गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन होनी चाहिए रैदर देन लोअर करना है हमने एज ऑफ कंसेंट को. अपोज करता है आपके पास ब्लैंकेट एक्सेप्शन को, फियरिंग डेल्यूशन ऑफ द चिल्ड्रन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म. जो मद्रास हाई कोर्ट की 2021 की जो आपके पास हियरिंग की रूलिंग जो आई है आपके पास विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट की, वो सजेस्ट करती है कि आपने क्रिमिनलाइज नहीं करना है कंसेंशुअल रिलेशनशिप को विद एन एज कैप ऑफ अंडर 5 years. नेक्स्ट आ जाइए की कंसर्न के आपके पास मिसयूज़ है बाय द पेरेंट्स एंड फैमिलीज़. जो फैमिलीज़ हैं वो ऑफन जो है आपके पास पॉक्सो को यूज़ करती हैं अपनी इंटरकास्ट और इंटररिलीजियस या लव मैरिजेस जो होती हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट आपकी एडोलसेंट की, उनको ब्रेक करने के लिए. ओवर क्राउडिंग है आपके पास जुडिशरी और जेल्स की. बहुत सारे ऐसे कंसेंशुअल केसेस हैं आपके पास जो इंक्रीज़ करते हैं आपके बर्डन को चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के और साथ में जुडिशरी के. नेक्स्ट आ जाइए साइकोसोशल एंड डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स. तो 16 to 18 years एज ऑफ सेक्शुअल मेच्योरिटी एज पर WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में. एंड मैनी नेशन जो हैं वो कंसीडर करती हैं 16 एज अ थ्रेशोल्ड ऑफ सेक्शुअल मेच्योरिटी. क्रिमिनलाइजेशन जो है क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को, स्टिग्मा को एंड लाइफ लॉन्ग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को. सेक्स एजुकेशन जो है एक तरह से की है आपके पास, हमें जो है ज़रूरत है कॉम्प्रीहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन की, ताकि आप जो है इन्फॉर्म कर पाएँ एडोलसेंट को उनके राइट्स के बारे में, लॉज के बारे में एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में. नेक्स्ट है जी ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है. बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने लोअर कर दिया है एज ऑफ कंसेंट को to 16 विद रोमियो एंड जूलियट लॉज एक्सेप्शन फॉर क्लोज एज रिलेशनशिप्स. UNCRC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड जो है एडवोकेट करता है इवॉल्विंग कैपेसिटीज़ को ऑफ चिल्ड्रन एंड जो एडोलसेंट है आपके, ताकि वो बना पाए इन्फॉर्म डिसीजंस को, ताकि वो जो है एक तरह से इन्फॉर्म जो है डिसीजन ले पाएँ. जुडिशियल आपके पास कौन सा अप्रोच जो है वो आपके पास सजेस्ट करी गई है. डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब डिस्टिंक्शन होनी चाहिए आपके पास एक्सप्लॉयटेटिव और नॉन एक्सप्लॉयटेटिव कंसेंशुअल सेक्स के केसेस के बीच में. लीगल रिफॉर्म्स क्या है आपके पास की पॉसिबिलिटी है इंसर्ट करने की एक्सेप्शंस की इन द पॉक्सो एक्ट और द भारतीय न्याय संहिता विद क्लियर सेफगार्ड्स. इम्प्लीकेशन क्या है पॉलिसी एंड लॉ मेकिंग के लिए. बैलेंस्ड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की ज़रूरत है हमें जो है प्रिवेंट करना है रियल अब्यूज़ को और अवॉइड करना है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ नॉर्मेटिव बिहेवियर को. स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की ज़रूरत है. डायलॉग होना चाहिए जुडिशरी, लॉ मेकर्स, एजुकेटर्स और चाइल्ड राइट बॉडीज़ के बीच में. पॉइंट्स कौन से जो आपको UPSC मेंस के लिए याद रखना है. GF2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड वल्नरेबल सेक्शंस के अकॉर्डिंग एनालाइज करना है अपने कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज एंड एडोलसेंट ऑटोनॉमी को. एग्जामिन करना है इम्पैक्ट ऑफ ओवर क्रिमिनलाइजेशन एंड ऑन द जुवेनाइल जस्टिस. डिस्कस करना है आपके पास कौन से नीड है लीगल क्लैरिटी के लिए और नुआंस्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए इन द चाइल्ड प्रोटेक्शन. हाईलाइट करना है रोल ऑफ जुडिशरी को इन इंटरप्रेटिंग इवॉल्विंग सोशल रियलिटीज़. तो ये था आपके पास एडिटोरियल नंबर 1 अबाउट द पॉक्सो एक्ट. So editorial number 2 is state for stateless.
द वेस्ट मस्ट फॉलो द फ्रांस इन रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। सो कोर इशू जो आपके पास इस एडिटोरियल में हाईलाइट किया गया है वो है पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के ऊपर। पैलेस्टीनियन स्टेटहुड जो है अभी भी एक वन ऑफ द मोस्ट अनरिजॉल्व्ड और लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जो फ्रांस का प्लान रिकॉग्निशन है आपके पास पैलेस्टीन का, वो सिग्नल करता है शिफ्ट इन द वेस्टर्न पॉलिसी। जो आपके पास अभी जो है करंटली जो गाज़ा में ऑन गोइंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, जो वॉर चल रहा है पोस्ट अक्टूबर 2023। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है आपके पास कि आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, जो आपके पास आउट ऑफ 193 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं, उनमें से 147 जो आपके पास मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया एंड चाइना, उन्होंने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज़ कर लिया है पैलेस्टीन को एज अ सॉवरेन स्टेट। बल्कि जो आपके पास की वेस्टर्न पावर्स है जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, उन्होंने क्या किया है, सपोर्ट करा है इजराइल का, और अभी जो है आपके पास ग्रांट नहीं करा है फॉर्मल रिकॉग्निशन आपको पैलेस्टीन को एज अ सॉवरेन स्टेट। शिफ्ट है इन द ट्रेंड पोस्ट 2023। इन 2024 जो आपके पास स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्लोवेनिया है, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है पैलेस्टीन को। जो फ्रांस जो है फर्स्ट होगा G7 नेशन में से जो रिकॉग्नाइज करेगा पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को ऑफिशियली। G7 जो है आपके पास वो है आपके पास एक इनफॉर्मल फॉर्म है जो कंसिस्ट करता है आपके पास कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। जो ये कंट्रीज़ हैं आपके पास वो लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसी हैं जो एनुअली मीट करती हैं और डिस्कस करती हैं ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के बारे में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में, और साथ में जो आपके पास प्रेसिंग इश्यूज होते हैं करंट के, उनके बारे में। ठीक है, जो आपके पास EU है, यूरोपियन यूनियन है, वो भी आपके पास पार्टिसिपेट करता है G7 में। नेक्स्ट आ जाइए यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल लॉ। सो जो UN जनरल असेंबली है 2012 की, वो उसने ग्रांट किया आपके पास पैलेस्टीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट स्टेटस अंडर द इंटरनेशनल लॉ। जो आपके पास स्टेटहुड क्राइटेरिया है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 के अकॉर्डिंग, जिसमें इंक्लूड होता है डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए एंटर करने के लिए इनटू द रिलेशन विद अनदर स्टेट्स और अदर स्टेट्स। ठीक है, जो पैलेस्टीन है इन कंडीशंस को मीट करता है, बट उसके पास क्या है, कंट्रोल नहीं है। किसकी वजह से? इजरायली ऑक्यूपेशन की वजह से, और जो आपके पास लैक है आपके पास फुल रिकॉग्निशन का। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाज़ा। सो सिंस अक्टूबर 2023 जो है वॉर चल रहा है आपके पास गाज़ा में, जिसमें आपके पास 60,000 प्लस डेथ हो चुकी हैं 21 मंथ्स में। अप्रॉक्स जो आपके पास 2.5% है गाज़ा की पॉपुलेशन का। सवेयर स्टार्वेशन देखने को मिली है हमें, हेल्थ क्राइसिस हैं पार्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। जो वेस्ट बैंक है वो फेस कर रहा है आपके पास सेटलर वायलेंस को और साथ में डिस्प्लेसमेंट को। जो रिपोर्ट्स और इमेजेस हैं वो मोबिलाइज हो रही हैं अक्रॉस द ग्लोब, और आपके पास एक ग्लोबल कंसेंस को जो मोबिलाइज कर रही हैं, इवन आपके इजराइल के लाइज की अमंग सम इजरायली मिनिस्टर्स जो हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक तरह से कंसर्न रेज करती हैं एथनिक क्लिनजिंग के ऊपर और एनेक्सेशन प्लान्स के ऊपर। जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स कौन से हैं? जो इजराइल की डिप्लोमेटिक शील्ड रही है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपके पास इजराइल को US का, कनाडा का, UK का, वो आपके पास हिस्टोरिकली प्रिवेंट कर रहा है कंसेंसस ऑन पैलेस्टीन। जो ट्रंप का रिटर्न है आपके पास पावर में, वो क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है प्रेशर ऑन इजराइल और शिफ्ट कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द यूरोपियन एक्टर्स। जो फ्रांस का मूव है आपके पास वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अदर जो आपके पास G7 मेंबर्स होंगे और जो EU के मेंबर्स हैं आपके पास, ताकि वो भी फॉलो करें कि आपके पास क्या करें, वो रिकॉग्नाइज करें पैलेस्टीन को एज अ सॉवरेन स्टेट। नेक्स्ट आ जाइए, 2 स्टेट सोल्यूशन ओनली वाइबल पाथ। जो 2 स्टेट सोल्यूशन है आपके पास जिसे एनालिसिस किया गया था सिंस ऑस्लो अकॉर्ड्स 1993-95, जिसमें इन्वॉल्व होता है कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन जो है, जिसमें आपके पास वेस्ट बैंक आएगा और गाज़ा आएगा, लिविंग पीसफुली अलोंगसाइड द इजराइली एक्शन जो है, जैसे कि सेटलमेंट एक्सपेंशन हो गया, ब्लॉकेड पॉलिसीज़ होगी, वो अंडरमाइन करती हैं इस फ्रेमवर्क को। जो रिकॉग्निशन है आपके पास पैलेस्टीन की बाय द वेस्टर्न कंट्रीज़, उसे एक तरह से फर्स्ट स्टेप देख सकते हैं आप रिवाइव करने में पीस रोड मैप को। रोल क्या है आपके पास इंटरनेशनल कम्युनिटी का? सो मेयर स्टेटमेंट्स जो हैं और टेक्टिकल जो पॉजेज हैं आपके पास इजराइल के, वो इनसफिशेंट हैं। हमें जो है ज़रूरत है अनइंटरप्टेड ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाज़ा की, सीज फायर की ज़रूरत है और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन की ज़रूरत है। इंटरनेशनल गारंटीज होनी चाहिए आपके पास ताकि आप प्रिवेंट कर पाएँ फ्यूचर एस्केलेशंस को।
इंडिया का स्टैंड क्या है इसके ऊपर? सो इंडिया ने रिकॉग्नाइज कराया पैलेस्टीन एज अ सॉवरेन स्टेट इन 1988, मेंटेन करता है इंडिया डेलिकेट डिप्लोमेटिक बैलेंस, सपोर्ट करता है टू स्टेट सोल्यूशन को, शेयर करता है स्ट्रेटेजिक टाई विद इजराइल डिफेंस में और टेक में, प्रोवाइड करता है ह्यूमैनिटेरियन एड टू पैलेस्टीन। जो इंडिया का स्टांस है वो शोकेस करता है आपके पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट आ जाइए यूपीएससी के रेलिवेंट फैक्ट्स कौन से हैं। सो जीएस पेपर 2 के रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट इन वेस्ट एशिया, रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेटहुड इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, रोल ऑफ द ग्लोबल पावर्स इन पीस बिल्डिंग, and GS paper 1 world history linked to the 1948 Nakba catastrophe when approx 750,000 Palestinians were displaced during the Israel's creation, colonial legacy and the UN's role in partition Palestine. GS paper 4 ethics, moral responsibility of powerful nation in protecting the human rights and humanitarian intervention versus the sovereignty. सो ये था आपके पास एडिटोरियल नंबर 2 रिगार्डिंग द गाज़ा एंड जो आपके पास ऑनगोइंग पैलेस्टीनियन जो स्टेटहुड है उसके रिगार्डिंग। सो एडिटोरियल नंबर 3 क्लियरिंग द एयर ऑन सिटीजनशिप इन बिहार पोल रोल रिवीजन। सो एज यू ऑल नो कि आपके पास बिहार में जो है इलेक्शन ड्यू है नेक्स्ट मंथ में, इसलिए जो आपके पास इलेक्टोरल रोल है जो वोटर लिस्ट है उनको अपडेट करने की ज़रूरत है। और इसी के रिगार्डिंग जो आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अपडेशन एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके अंडर जितने भी इंडिविजुअल हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट ऑफ 2003 मतलब इलेक्टोरल रोल 2003 में नहीं होगा, उन्हें जो है अपनी सिटीजनशिप का प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा एज़ पर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, जिसमें आपके पास इलीगल माइग्रेंट का जो है कंसेप्ट इंक्लूड करा गया था। सो जो आपके पास इंडिविजुअल होंगे जिनका नेम जो है इलेक्टोरल रोल 2003 में नहीं होगा, उन्हें जो है प्रूफ सबमिट करना है अपनी सिटीजनशिप का, और जिनका है उनको सबमिट नहीं करना है। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि मेन प्रॉब्लम है आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि जो आपके पास लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन ने मेंशन करी है उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास पॉपुलेशन है बिहार की वोटिंग एज पॉपुलेशन है उनके पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो मतलब उनकी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं दे पाएंगे वो। अगर सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो वो जो अपना राइट टू वोट है वो लूज़ कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा डिसइनफ्रेंचाइजमेंट की बहुत सारे एलिजिबल वोटर्स की। ठीक है, ऐसी स्टेट जहाँ पे बहुत सारी पॉवर्टी है, डॉक्यूमेंटेशन जो है नॉर्म नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो लिटरेट नहीं है, उस स्टेट में अगर आप जो है डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं और वो भी वो डॉक्यूमेंट्स जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के पास है ही नहीं, तो उसमें आप अगर ऐसी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हो तो आप जो है अपने रोल को ढंग से नहीं निभा पा रहे हो। ठीक है, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने मेंशन कर रहे हैं 11 डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर रहे हैं। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपके पास इलेक्शन कमीशन ने मेंशन करा है आइडेंटिटी कार्ड। सो आइडेंटिटी कार्ड में आपके पास पेंशन कार्ड हो सकता है, एम्प्लॉय कार्ड हो सकता है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो सकती है। बट प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। कुछ ही लोग होंगे जो आपके पास पब्लिक सेक्टर में या तो स्टेट गवर्नमेंट में या तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट का यूज़ करना जो है एक तरह से फुटाइल हो जाता है और यूज़फुल नहीं रहता है इतना। नेक्स्ट आ जाइए बर्थ सर्टिफिकेट। सो रिसेंटली आपके पास एक आर्टिकल आया हुआ था कि जिसमें कहा गया है कि बिहार जो है अपने जो जितने भी मल्टीपल बर्थ्स हो रहे हैं उनको रजिस्टर नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स जो आपके पास लोग हैं उनको बर्थ सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि ये डॉक्यूमेंट भी क्या होगा, एक तरह से फुटाइल ही है, क्योंकि अगर स्टेट ही इशू नहीं कर पा रही है। ठीक है, जो आपके पास डाटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसमें कहा गया है कि 2.8% जो पॉपुलेशन है बिहार की जिनका बर्थ हुआ है बिटवीन 2001 एंड 5, उन्हीं के पास जो बर्थ सर्टिफिकेट है उन्हीं के जो है बर्थ सर्टिफिकेट इशू करे गए हैं। मतलब जो बाकी आपके पास ऑलमोस्ट 97% ऑफ जो पॉपुलेशन है आपकी उनको जो है बर्थ सर्टिफिकेट इशू नहीं करे गए हैं 2001 to 5 के बीच में। जब आप बोल रहे हो कि इलेक्टोरल रोल 2003 में जिनका नाम नहीं है उनको जो है सिटीजनशिप का प्रूफ देना है, बट आपके पास जो है मल्टीपल बर्थ्स आप रजिस्टर नहीं कर रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो इशू नहीं हुए हैं बिटवीन 2001 to 5, दैट मीन्स कि आपकी जो वोटिंग एज पॉपुलेशन है इस ईयर के बीच में उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो एज अ प्रूफ। नेक्स्ट आ जाइए पासपोर्ट के ऊपर। जो पासपोर्ट आपके पास डॉक्यूमेंट मेंशन करा गया है तो सिर्फ 2.4% जो बिहार की पॉपुलेशन है उनके पास ही पासपोर्ट है, तो ये डॉक्यूमेंट भी क्या हो जाता है, एक तरह से फुटाइल हो जाता है उनको यूज़ करने के लिए।
नेक्स्ट आ जाइए मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। सो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम है कि एज़ पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सिर्फ 40 to 50% जो लोग हैं आपके पास बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स, उन्हीं के पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है। मतलब बाकी जो आपके पास पॉपुलेशन बची, जो 50% ऑफ पॉपुलेशन है, उनके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट ही नहीं है। दैट मीन्स ये भी डॉक्यूमेंट भी यूज़फुल नहीं है उनके लिए। तो अगर आप ऐसे डॉक्यूमेंट मेंशन कर रहे हो जो लोगों के पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कैसे जो है लोग जो है अपनी सिटीजनशिप को प्रूव कर पाएंगे। मतलब आपको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट यूज़ करने चाहिए जो लोगों के पास इजीली अवेलेबल हों, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया। बट जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो है ये डॉक्यूमेंट जो है इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो है आपके पास इशू है, ये जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है पिछले 1 महीने से, ठीक है। तो उसी के ऊपर एडिटोरियल है। कोर इशू क्या है आपके पास कि जो सिटीजनशिप वेरिफिकेशन है वो आपके पास बिहार में ट्रिगर कर रही है पॉलिटिकल डिबेट को। जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो ऑब्जेक्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन के इनिशिएटिव के रिगार्डिंग जो वेरीफाई करनी है सिटीजनशिप, क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी लीगैलिटी को, इंटेंट को। जो कंट्रोवर्सी है वो रिफ्लेक्ट करती है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग द वोटर एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क क्या है। जो आर्टिकल 324 है वो प्रोवाइड करता है सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्टोरल रोल्स हैं टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 326 जो है वो एस्टेब्लिश करता है प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट सफरेज। जो इंडियन सिटीजन्स हैं एज 18+ वो एंटाइटल्ड हैं टू वोट के लिए, और सब्जेक्ट टू द लीगल डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो भी मेंशन करी गई हैं आपके पास इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आ जाइए आर्टिकल 102 क्लॉज 1D एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1D। सो ये आपके पास ले डाउन करते हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन है मेंबरशिप इन पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, और एक्सप्लिसिटली जो है बात करते हैं आपके पास नॉन सिटीजन्स को। नेक्स्ट आ जाइए स्टैट्यूटरी प्रोविज़न रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। सो जो प्रियम्बल है उसमें आपके पास इंक्लूड किया गया है प्रोविज़न फॉर डीलिमिटेशन, वोटर क्वालिफिकेशन एंड इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन। की सेक्शन है जैसे आपके पास सेक्शन 15 हो गया जिसमें इलेक्टोरल रोल जो है उसको प्रिपेयर करना है अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सुपरविजन में। सेक्शन 16 क्लॉज 1A जो डिस्क्वालीफाई करता है नॉन सिटीजन को फ्रॉम वोटर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 16 क्लॉज 2 अगर कोई भी नॉन सिटीज़न है वो आपके पास रजिस्टर्ड है तो उनका नाम जो है वो डिलीट होना चाहिए। सेक्शन 21 to 24 जो आपके पास डिटेल प्रोसेस है प्रिपरेशन की, करेक्शन की, इंक्लूजन की और अपील की रिगार्डिंग द इलेक्टोरल रोल्स, उसको इंक्लूड करता है। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 23 क्लॉज 3 जो आपके पास नॉमिनेशन पीरियड है इलेक्शन का, उस टाइम पे जो है आप इलेक्टोरल रोल्स को जो है चेंज नहीं कर सकते हो, ये इस सेक्शन में आपके पास कहा गया है। लीगल इंटरप्रिटेशन। सो सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी चरण सेन वर्सेस AKM हसन उज़्ज़मन 1985 केस में कहा है कि जो आपके पास इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको जो है लिमिट नहीं करना है आपने इलेक्शन टाइम के लिए, ठीक है। जो आपके पास डॉक्टर योगेश भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ UP केस है 1990 का, उसमें क्लैरिफाई किया गया है कि आपके पास जो लॉफुल रेजिडेंट है उसको काउंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के लिए। जो इलीगल रेजिडेंट्स हैं आपके पास फॉरनर्स हैं इन द ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन लॉज, वो आपके पास क्लेम नहीं कर सकते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स को फॉर वोटिंग। सो सिटीजनशिप वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का वो स्पेसिफाई करता है मोड्स ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप को। सेक्शन 7A में अलाउ किया गया है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन को। सेक्शन B क्लॉज 2 में क्लियरली स्टेट किया गया है कि जो OCI होल्डर्स हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं डिस्पाइट लिमिटेड राइट्स, ठीक है। जो आधार एक्ट है आपका 2016 का, उसका सेक्शन 3 आधार को जो है आप इशू कर सकते हैं सभी रेजिडेंट्स को, सिर्फ सिटीजन्स को नहीं, ठीक है। जो सेक्शन 9 है आधार जो है प्रूफ है नहीं है आपके पास सिटीजनशिप और डोमिसाइल का, देयरफॉर जो आपके पास आधार है उसको यूज़ नहीं कर सकते आप इलेक्टोरल राइट्स के लिए। नेक्स्ट आ जाइए रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि वो प्रिवेंट करे इंक्लूजन ऑफ इन एलिजिबल पर्सनस का, नॉन सिटीजन्स का। अगर कंप्लेंट जो है आपके पास आ रही है तो इलेक्शन कमीशन को जो है वेरीफाई करना है और डिलीट करना है इन एलिजिबल एंट्रीज़ को। अगर वो ऐसे करने में फेल हो जाता है तो क्या है आपके पास एक तरह से ब्रीच है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सिटीजनशिप जो वेरिफिकेशन है वो मैटर क्यों कर रही है आपके पास, क्योंकि ये आप क्या कर रही है एक तरह से इंश्योर कर रही है प्योरिटी को और लेजिटिमेसी को इलेक्टोरल प्रोसेस की, प्रिवेंट कर रही है फॉरेन इंटरफेरेंस को, इलीगल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को और मिस रिप्रेजेंटेशन को, हेल्प कर रही है सेफ गार्ड करने में नेशनल सिक्योरिटी को और डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी को। नेक्स्ट आ जाइए
कंपैरेटिव इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। सो मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज जो हैं आपके पास लिंक करती है वोटिंग राइट्स को स्ट्रिक्टली टू द सिटीजनशिप, जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया। जो सिटीजनशिप बेस्ड वोटिंग जो है वो प्रोटेक्ट करती है नेशनल इंटरेस्ट को, अनलाइक जो आपके पास रेजिडेंसी बेस्ड मॉडल्स हैं जो क्या कर सकते हैं, एक तरह से अलाउ कर सकते हैं लोकल लेवल पार्टिसिपेशन को। नेक्स्ट आ जाइए यूपीएससी रेलिवेंट एड ऑन्स कौन से हैं आपके पास। सो जीएस पेपर 2 रिगार्डिंग गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, रोल एंड पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंटरप्ले बिटवीन सिटीजनशिप, इलेक्टोरल राइट्स एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, चैलेंजेस इन इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट। GS paper 1 Indian society, illegal immigration and its societal impact, especially in the border states like Bihar, Assam and Bengal. GS paper 4 ethics, integrity in electoral processes, responsibility of the public institution in upholding the constitutional values. सो पॉइंट्स टू रिमेंबर कौन से हैं आपके पास कि जो इंडियन सिटीज़न है वो वोट कर सकते हैं। ये एक तरह से क्या है आपके पास नॉन नेगोशिएबल कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रिंसिपल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फुल अथॉरिटी है और ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे वोटर रोल जो है फ्री हो नॉन सिटीजन से। पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन जो है सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के लिए वो लीगली अनफाउंडेड है और कॉन्स्टिट्यूशनली इररेलीवेंट है। आधार जो है सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं हो सकता है। ये जो मिसकंसेप्शन है आपके पास इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है एट ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स। सो ये था आपके पास एडिटोरियल नंबर 3 रिगार्डिंग द सिटीजनशिप एंड आपके पास बिहार के इलेक्टोरल रोल्स में जो इशू चल रहा है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट आ जाइए एडिटोरियल नंबर 4 रशियाज रिकॉग्निशन ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान IEA। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और शिफ्ट है रशिया के स्टांस में। पास्ट हॉस्टिलिटी जो थी आपके पास 1996 टू 2001 उसके अकॉर्डिंग जो रशिया ने है अपोज किया था फर्स्ट तालिबान रिजीम को और सपोर्ट कर रहा था नदर्न अलायंस को और विड्रॉ कर रहा था उसका डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को। जो तालिबान है वो रिकॉग्नाइज करता है चीचेन सेपरेटिस्ट को और अलाउ करता है चीचेन मिलिटेंट्स को टू ट्रेन ऑन अफगान सॉइल। रशिया जो है बैक करता है UN सैंक्शंस को और असिस्ट करता है US लेड ऑपरेशन को, एंडोर करता है साथ में फ्रीडम पोस्ट 9/11। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है आपके पास और शिफ्ट क्या है रशिया के स्टांस में। सो टेरर अटैक तालिबान जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय रशिया इन 2003, बट इसको जो है अभी तक जो है लिस्टेड ऑफिशियली किया गया है डिस्पाइट द करंट इंगेजमेंट। शिफ्ट इन 2010 सो रशिया ने अनऑफिशियली जो है वो इंगेज्ड है तालिबान के साथ बाय द पाकिस्तान टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। फोकस एरियाज हैं काउंटर ISK ऑपरेशंस, एंटी नार्कोटिक्स एंड रीजनल डिप्लोमेसी। सो ISK जो है आपके पास वो है इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस जो एक रीजनल ब्रांच है आपकी सलाफी जिहादिस्ट ग्रुप की। इस्लामिक स्टेट एक्टिव जो आपके पास कहाँ पे है सेंट्रल एशिया में एक्टिव है, साउथ एशिया में एक्टिव है, प्राइमली अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, तजाकिस्तान में और उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। सो स्ट्रेटेजिक रैशनल बिहाइंड द रिकॉग्निशन तालिबान एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। जो मॉस्को है वो तालिबान को एक ऐसे ऑप्शन की तरह देखता है, एक ऐसे बायबल पोटेंशियल फोर्स की तरह देखता है अफगानिस्तान में जो एम करता है आपके पास स्टेबलाइज करने के लिए बॉर्डर्स को और कंटेन करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट्स को जो स्पिल हो रहे हैं आपके पास सेंट्रल एशिया में। काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन की तरह देखता है, सीख करता है कोलैबोरेशन विद तालिबान अगेंस्ट ISK इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस जो रिस्पॉन्सिबल है आपके पास 2022 की काबुल रशियन एम्बेसी बॉम्बिंग के लिए, 2024 की क्रॉकस सिटी हॉल अटैक के लिए जो मॉस्को में हुआ था। जियो स्ट्रेटेजिक एक्सेस है आपके पास जो रशिया है वो होप करता है कि अफगानिस्तान जो है बन पाए ट्रांजिट कॉरिडोर फॉर रशियन गुड्स टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। दो जो आपके पास अभी तक जो है ये पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए डिप्लोमेटिक एंड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन सिंबॉलिक वर्सेस प्रैक्टिकल गेन्स। सो रिकॉग्निशन जो है एक तरह से सिंबॉलिक है, कोई भी रियल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो हैं अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुए हैं। तालिबान जो है रशिया के लिए एक यूनिफाइड टेररिस्ट लिस्ट में है। बैन जो है इसे सस्पेंड करा गया है, रिमूव नहीं करा गया है। न्यू रीजनल टेम्पलेट क्या है आपके पास कि रशिया की जो अप्रोच है वो रियल पॉलिटिक है, ना कि आपके पास डेमोक्रेटिक वैल्यू है। ठीक है, वो आपके पास इन्फ्लुएंस कर रहा है अदर्स के लिए। क्या कर रहा है वो कि पोटेंशियल डोमिनो इफेक्ट है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ऊपर जो आपके पास इस सूट को जो है फॉलो कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस जो है उसको प्री रिक्विजिट पे नहीं रखा गया है इन मॉडल्स में।
रीजनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है आपके पास, सेंट्रल एशियन कंसर्न क्या है, जो रशिया की सपोर्ट है वो रीअश्योर कर सकती है CSTO को, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के लिए अबाउट द बॉर्डर सिक्योरिटी। एट द सेम टाइम जो है इंक्रीज कर सकता है इस्लामिक असर्टिवनेस को इन द फ्रेजाइल सेंट्रल एशियन स्टेट्स जैसे कि तजाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया। सो टेरर स्पिल ओवर रिस्क है आपके पास, जो ISK है वो स्टिल एक्टिव है, जो तालिबान की कैपेसिटी है टू रेन इन ग्रुप्स वो अनसर्टेन है आपके पास, जो रशिया है वो हेज कर रहा है उसकी बेट्स को, नॉट अ फुल एंडोर्समेंट, जो आपके पास क्या कर रहा है एक तरह से ऑप्शन रख रहा है ओपन रिजर्व सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट आ जाइए, इंडिया की पोजीशन और इम्पैक्ट क्या है। कोई भी फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं है, इंडिया जो है मेंटेन करता है नॉन रिकॉग्निशन ऑफ द तालिबान रिजीम, बट एंगेज कर रहा है एक तरह से इनफॉर्मली ऑन द सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़। रियल पॉलिटिक अप्रोच क्या है कि इंडिया जो है एक तरह से प्रेगमेटिज्म शो कर रहा है, ओपन कर रहा है टेक्निकल मिशन के लिए इन काबुल इन 2022, शेयर करता है कंसर्न विद तालिबान ऑन कश्मीर रिलेटेड टेररिज्म। जियो पॉलिटिकल वॉचफुलनेस से आपकी इंडिया जो है वॉच करता है जो रशिया के मूव्स हैं क्लोजली उनको, ठीक है, बट जो है चार्ट करता है अपने ओन कोर्स को बेस्ड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ एंड रीजनल इंटरेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड इंटरनेशनल लॉ एस्पेक्ट क्या है आपके पास, रिकॉग्निशन अंडर द इंटरनेशनल लॉ, जो रशिया है उसका मूव जो है एक तरह से इक्वेट नहीं कर रहा है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग। जो UN है वो अभी भी जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता है IAEA को, ठीक है, जो UN के सैंक्शन हैं वो अभी भी क्या है लगे हुए हैं IAEA के ऊपर। जो तालिबान लीडर्स हैं वो स्टिल हैं आपके UN सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस के अंडर 1267 कमिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपके पास क्या करता है एक तरह से लीगल और डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन जो है वो रेज करता है विद द UN मैकेनिज्म। UPSC रेलिवेंट डायमेंशन कौन सा है, GS2 टॉपिक के रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन, जो इंडिया और अफगानिस्तान का है, इंडिया और रशिया का रिलेशन है, ग्लोबल टेररिज्म है, रीजनल जियोपॉलिटिक्स है, IR थ्योरी जो आपके पास रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म है, रिकॉग्निशन ऑफ रिजीम्स, डिप्लोमेटिक प्रैग्मेटिज्म, एथिकल डिबेट, कैन और शुड जो कंट्रीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए रिजीम को जो आपके पास पुअर ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड के लिए कर रही है फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। सो एडिशनल फैक्ट्स क्या हैं आपके पास, मॉस्को फॉर्मेट, मल्टीलेटरल अफगान पीस टॉक्स प्लेटफॉर्म होस्टेड बाय रशिया, ISK IS अफिलिएट ऑपरेटिंग इन द साउथ सेंट्रल एशिया जो आपके पास हॉस्टाइल है बोथ तालिबान और फॉरेन पावर्स के लिए, IEA जो है आपके पास इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो है तालिबान का सेल्फ डिक्लेयर्ड रिजीम नेम है, चेचन वॉर लिंक है आपके पास कि तालिबान की हिस्टोरिकल सपोर्ट रही है चेचन ट्रेबल्स के लिए वो फ्यूल करता है डीप डिस्ट्रस्ट इन रशिया तालिबान टाइल्स। सो ये था आपके पास एडिटोरियल नंबर 4। आई होप आपको समझ आया हो एंड अगर आपको ये PDF का लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करें आर्यन्स ग्रुप को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।